हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO2 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर 7 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 7 जो है वो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द बुक। सो जो ये वीडियो होने वाली है दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आई वांट एवरीवन टू सी द वीडियो टिल द एंड, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेजेस और द फेजेस ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है आपका। ओके। एंड इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी अदर टॉपिक्स पर वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपका IBO1 से लेकर IBO6 तक सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो ये हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या। So the product life cycle stages or international product life cycle was developed by the economist Raymond Vernon in 1966 to explain the cycles that products go through when exposed to an international market. तो दोस्तों जो IPLC यानी कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था इकोनॉमिस्ट रेमंड वर्नन ने, और ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप किया गया था 1966 में। तो विद दिस कॉन्सेप्ट जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे रेमंड वर्नन, उन्होंने एक्सप्लेन किए थे कि कौन कौन सी साइकिल आपकी होती हैं जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट गुजरता है जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हो। Point number two says, according to Raymond Vernon, each product has a certain life cycle that begins with its development and ends with its decline. सो रेमंड वर्नन के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट की क्या होती है, एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है जो कि शुरू होती है उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से और एंड होती है उसके डिक्लाइन से। ओके। Now, point number three says the product life cycle PLC describes the stages or phases through which a product goes since its inception until it's completely fade out from the market. तो दोस्तों प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो बेसिकली इसमें आपका बताया जाता है उन स्टेजेस के या उन फेजेस के बारे में जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट क्या होता है, गुजरता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आपको प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आता है तब से लेकर जब तक वो प्रॉपरली डिक्लाइन नहीं हो जाता, डिसकंटिन्यू नहीं हो जाता, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली वो सारी स्टेजेस दिखाती है। So now next point is products enter the market and gradually disappear again. The length of a product life cycle stage varies for different products. One stage may last some weeks while others even last decades. ऑलराइट दोस्तों, सो मार्केट में आपने कई सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने काफ़ी लंबे समय से देखे होंगे, मे बी आपने बचपन से देखे होंगे, जैसे कि पार्ले जी हो गया। दैट ब्रांड इज स्टिल अवेलेबल एंड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी हैव सीन दैट ब्रांड। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो आपने कुछ महीने पहले परचेज करे होंगे, नाउ दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। सो बात करें दोस्तों प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, आपकी हर प्रोडक्ट के लिए अलग होती है। किसी प्रोडक्ट के लिए जो हो सकता है पर्टिकुलर लाइफ साइकिल कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ सालों के लिए हो, और कुछ के लिए क्या हो वो एक लॉन्ग टाइम तक बनी रहे। ओके। Next point says the lifespan of a product and how fast it goes through the entire cycle depends on, for instance, market demand, rate of technical changes, nature of the product and ease of entry. तो दोस्तों जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल्स हैं कई सारी उसमें स्टेजेस होती हैं, और स्टेजेस कितने टाइम तक रहेगी, उसकी लेंथ क्या रहेगी, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि मार्केट डिमांड, रेट ऑफ टेक्निकल चेंजेस, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और एंट्री कितनी इजी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केट में। ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेंथ और द स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके।
तो चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। सो द डायग्राम इज़ अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। तो दोस्तों फेजेस और स्टेजेस की बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो है आपकी इंट्रोडक्शन और मार्केट पायोनियरिंग स्टेज। ठीक है, सबसे पहली स्टेज है आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज और द मार्केट पायोनियरिंग स्टेज। सेकंड स्टेज आती है उसके बाद ग्रोथ और मार्केट एक्सेप्टेंस स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है? ग्रोथ और मार्केट एक्सेप्टेंस स्टेज। थर्ड वन इज द मेच्योरिटी स्टेज। थर्ड स्टेज जो है हमारी वो है मेच्योरिटी स्टेज। चौथी जो स्टेज है आपकी वो है सैचुरेशन स्टेज। और आपकी फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज जो है वो है आपकी डिक्लाइन स्टेज। ओके, सो डायग्राम को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, स्टेजेस याद रख लीजिएगा। पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन और मार्केट पायोनियरिंग स्टेज। दूसरी स्टेज जो है हमारी वो है ग्रोथ स्टेज और मार्केट एक्सेप्टेंस स्टेज। थर्ड स्टेज जो है हमारी वो है बेसिकली मेच्योरिटी स्टेज। एंड फोर्थ स्टेज जो है हमारी वो है सैचुरेशन स्टेज। एंड द लास्ट स्टेज इज द डिक्लाइन स्टेज विच इज़ द फिफ्थ स्टेज। ओके, सो 5 स्टेजेस हैं और 5 फेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस अबाउट दीज। ओके, सो पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। तो पहली जो स्टेज है वो है हमारी इंट्रोडक्शन और मार्केट पायोनियरिंग स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन और मार्केट पायोनियरिंग stage. So let's read about it. First point says, in this stage, a new product is launched in a target market where the intended consumers are not well aware of its presence. तो दोस्तों पहली स्टेज में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके टारगेट मार्केट में, जहाँ पर जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं वो पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंस के बारे में। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके टारगेट मार्केट में, और आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंस की। Now, दोस्तों point number 2 says customers who acknowledge the presence of the product may be willing to pay a higher price in the greed to acquire high quality goods or services. At this point, the firm has a great opportunity to win the trust of people and increase its customer base for the product. सो दोस्तों बात करें आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज जो होती है उसमें कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंस पूरी तरीके से नहीं होती, लेकिन जिनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है वो प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइस देने को भी तैयार हो जाते हैं जस्ट टू गेट अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके लालच में क्या हो जाते हैं, वो आपको हाई प्राइस भी पे करने को तैयार हो जाते हैं। सिंस योर प्रोडक्ट इज़ न्यू, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फीचर्स और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस सिचुएशन में आप अपने प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो फर्म है उसका कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट उठाए और अपने जो कस्टमर्स हैं, टारगेट कस्टमर्स, उनका क्या करे, ट्रस्ट विन करे और अपना कस्टमर बेस बढ़ा सके प्रोडक्ट के लिए। Point number 3 says competition at international level is absent during the introduction stage of the international product life cycle. So दोस्तों वो फेज़ जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, उस फेज़ में आपकी क्या होती है, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज आपका प्रोडक्ट नया होता है, बहुत से आपके लोगों को नहीं पता होता, इवन आपके कॉम्पिटिटर्स को भी नहीं पता होता आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो कंपटीशन आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। ऑलमोस्ट नॉमिनल आपका कंपटीशन ही आपको फेस करना पड़ेगा अगर पड़ा भी तो। नाउ पॉइंट नंबर 4 says competition comes in picture during the growth stage when developed markets start copying the product and sell it in the domestic market. These competitors may also transform from being importers to exporters to the same country that once introduced the product. तो बेसिकली कोई भी नया प्रोडक्ट जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद कंपटीशन जो है वो आप देखेंगे थर्ड स्टेज में, ग्रोथ की स्टेज में कंपटीशन आपका ज़्यादा हो जाएगा जब आपके प्रोडक्ट की कॉपीज़ जो है डेवलप्ड मार्केट के थ्रू बना के सेल की जाएगी। तो उस फेज़ में क्या होगा, वो कंट्रीज़ जो आपके प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराती थी अब वो क्या बन जाएंगे, आपके प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स भी बन सकती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेज। लेट्स टॉक अबाउट दिस थ्रू अ डायग्राम। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इस डायग्राम में बेसिकली आपका शो किया गया है
स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इसके अलावा उसकी मार्केट इम्प्लीकेशंस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट स्टेज के बारे में, विच इज़ द इंट्रोडक्शन स्टेज। तो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पर जो फर्स्ट फेज है वो हमारी इंट्रोडक्शन की है। उसके क्या इम्प्लीकेशंस है मार्केट के, देखते हैं। तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन है लो सेल्स, दूसरा है हाई कॉस्ट पर कस्टमर्स, तीसरा है फाइनेंशियल लॉसेस, fourth one is the innovative customers and there are few competitors as well। ठीक है, सो आपके 5 पॉइंट्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर आपके होते हैं किसी भी मार्केट में। पहला, आपकी सेल्स लो होगी, दूसरा आपका जो कॉस्ट पर कस्टमर होगी वो ज़्यादा होगी, आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस करने पड़ेंगे इनिशियल फेज में, आपके जो कस्टमर्स होंगे वो इनोवेटिव होंगे, और आपका जो कंपटीशन होगा वो कैसा होगा, लेस होगा या बिल्कुल ना के बराबर नॉमिनल होगा। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ बात करेंगे दोस्तों स्टेज नंबर 2 की, यानी कि सेकंड फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो सेकंड हमारी स्टेज या फेज होती है ग्रोथ और मार्केट एक्सेप्टेंस फेज। ओके, तो सेकंड हमारी स्टेज है ग्रोथ और मार्केट एक्सेप्टेंस फेज। So after the product is introduced in the market, the product enters the second stage, which is known as the growth stage. In this stage, the product gains popularity and recognition from the customers. Also, the product is produced in sufficient quantity and put in the market without delay. तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो हमारी होती है ग्रोथ स्टेज किसी भी प्रोडक्ट की। और स्टेज में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर होना शुरू हो जाता है, यानी कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगते हैं। और वंस आपका प्रोडक्ट पसंद आने लगता है उन्हें, तो क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की सेल या डिमांड बूस्ट हो जाती है। और आपका क्या होता है, जो फर्म होती है वो भी क्या करती है, सिचुएशन पर अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जैसे ही माल आपका प्रोड्यूस होता है, जैसे ही प्रोडक्ट आपका बन जाता है, विदाउट एनी डिले वो मार्केट में क्या कर दिया जाता है, सेल के लिए भेज दिया जाता है। Now, point number 3 says, besides this, the demand normally exceeds the supply because of the popularity of the product। लेकिन कितना भी एफर्ट डाल ले आपका इस फेज में जो प्रोड्यूसर होता है या फिर जो फर्म होती है, बेसिकली वो आपकी डिमांड मीट नहीं कर पाती। इस फेज में हमेशा आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आपकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Fourth point says, in this stage, the demand and sales can also go up tremendously using appropriate promotional efforts। So दोस्तों, इस फेज में क्या है, अपना डिमांड और सेल, इवन यू कैन से सेल बढ़ाने के लिए जो फर्म है वो क्या कर सकती है, प्रॉपर प्रमोशनल एफर्ट्स यूज़ कर सकती है। Apart from that, high profits will attract competitors. However, the competition would be low in this stage। So दोस्तों, आपका प्रॉफिट देखकर कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। और इस सिचुएशन पर क्या होगा, आपका कंपटीशन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करें तो ग्रोथ और मार्केट एक्सेप्टेंस स्टेज में क्या होगा, कंपटीशन आपका लो ही होगा, इतना हाई नहीं होगा जितना कि नेक्स्ट स्टेज में आपका शुरू हो जाएगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट मोर थ्रू द डायग्राम विच वी हैव यूज्ड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपका इंट्रोडक्शन स्टेज के इम्प्लीकेशंस के बारे में। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द ग्रोथ स्टेज। तो सेकेंड जो स्टेज है दैट इज द शेक आउट स्टेज, वो है आपकी ग्रोथ स्टेज। तो उसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है इंक्रीजिंग सेल्स, सेकेंड वन इज द कॉस्ट पर कस्टमर फॉल्स, प्रॉफिट्स राइज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड मोर कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो 5 पॉइंट्स इसमें भी हैं, आपके 5 इम्प्लीकेशंस हैं। जब भी आपका प्रोडक्ट सेकंड स्टेज में एंटर करेगा तो सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, दूसरा जो कॉस्ट पर कस्टमर्स थी वो फॉल होगी, यानी कि घटना शुरू हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो भी बढ़ेंगे और आपका जो कॉम्पिटिशन है वो भी बढ़ने लगेगा। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस इन दी ग्रोथ फेज और ग्रोथ स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट। ओके, आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर स्टेज नंबर 3। सो नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। स्टेज नंबर 3 जो है वो है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। सो इन द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड एंड सेल्स वॉल्यूम
इंक्रीज स्लोली। तो दोस्तों थर्ड स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड और सेल होती है वो बढ़ती तो है, लेकिन कैसे, अब धीमे बढ़ने लगती है, यानी कि इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। Duplicate products are reported in foreign markets, making a decline in export sales. In order to maintain market share and accompany sales, the original exporter has to reduce prices of the product. So दोस्तों मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, आपका कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है, कई सारे आपके कॉम्पिटिटर्स आपके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर देते हैं और मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो घटने लगता है। इसके अलावा अपना मार्केट शेयर और अपनी सेल्स मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका ओरिजिनल एक्सपोर्टर होता है उस प्रोडक्ट का, उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस घटाने पड़ते हैं। There is also a decrease in profit margins, but the business remains tempting as sales volume soar high. तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो आपके प्रोड्यूसर का या फिर आपके फर्म का घटने लगता है, लेकिन बिजनेस जो होता है उस प्रोडक्ट का वो अभी भी टेम्पटिंग रहता है, क्योंकि सेल्स आपकी अभी भी हाई रहती है। प्रॉफिट भले ही घट गया हो आपका, लेकिन जो सेल्स वॉल्यूम है वो अभी भी क्या है, आपका बढ़ रहा है। टोटल जो आपकी सेल्स है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से और भी कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं और आपका कंपटीशन बढ़ा देते हैं। In this stage, marginal producers are forced to drop out the market, price competition increases, and the producer takes more and more promotional efforts to retain his business. Also, supply exceeds demand in this stage. तो दोस्तों बात करें मेच्योरिटी स्टेज में, जो आपके छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उन वो क्या होते हैं, मार्केट से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो मार्केट में कंपटीशन को बियर नहीं कर पाते। इसके अलावा आपका जो कंपटीशन है प्राइस का वो बढ़ जाता है और प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट लेने पड़ते हैं अपना बिजनेस रिटेन करने के लिए। एंड ये वैसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर आपकी सप्लाई भी क्या होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है डिमांड से। सो ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई आपकी ज़्यादा होगी डिमांड से तो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होने लगेगा। ओके, सो आई होप ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने डायग्राम पर और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस होंगी आपकी मैच्योरिटी स्टेज में। सो मैच्योरिटी स्टेज में आपकी इम्प्लीकेशंस जो है वो है आपकी पीक सेल्स, लो कॉस्ट पर कस्टमर, हाई प्रॉफिट्स, मास मार्केट, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने इम्प्लीकेशंस के, दैट इज पीक सेल्स, low cost per customer, high profits, mass market and stable number of competitors. So now दोस्तों अब बात करेंगे हम अपने स्टेज नंबर 4 की, विच इज़ द सैचुरेशन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपकी चौथी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये आपकी सैचुरेशन स्टेज। In this stage, the sales of the product reach the peak and there is no further possibility for any increase. सो सैचुरेशन स्टेज पर पहुंचते ही क्या होता है, आपकी जो सेल्स है वो अब बढ़ना कम हो जाती है और आप कितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स कर लीजिए, प्रमोशनल एफर्ट्स कर लीजिए, आप अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है या फिर सेल्स है उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका होता है, या फिर आप कह सकते हैं अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुका होता है। So this stage is characterized by saturation of sales. At the early part of this stage, sales remain stable, then it starts falling. So दोस्तों saturation stage में basically आपका क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट की सेल होती है वो अब गिरने लगती है, अब बढ़ती नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस करा था स्टेज नंबर 3 में, मैच्योरिटी स्टेज में, जहां पर आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ तो रही होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। अब यहां पर आपके प्रोडक्ट की क्या होती है, जो सेल होती है वो डिक्रीज होने लगती है और एट द एंड आपको क्या है, लॉस होना शुरू हो जाता है। So in this phase, the sales of the product continue until substitutes enter into the market. So दोस्तों सैचुरेशन पॉइंट पर भी आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकता है, लेकिन जैसे ही कोई आपका सब्सटीट्यूट यानी कि कोई बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट या कोई अपग्रेडेड मॉडल आपके प्रोडक्ट का अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो बिल्कुल ही आपके प्रोडक्ट की सेल ख़त्म हो जाती है। Now, because of intense competition, the profit margin of the product declines and distribution and promotional cost increases. इसके अलावा बात करें दोस्तों
इस स्टेज में कंपटीशन काफ़ी हाई होता है और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है प्रोडक्ट का वो घटने लगता है बहुत तेज़ी से। और इसके अलावा जो कॉस्ट होती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन से रिलेटेड वो भी बढ़ने लगती हैं। इस स्टेज में आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, सैचुरेशन स्टेज में क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्ट की सेल्स होती है वो आपकी मतलब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है, पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है। एंड कितने भी आप एफर्ट कीजिए प्रमोशन करने के प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट की सेल को आप नहीं बढ़ा सकते। और इस स्टेज पर क्या होता है, प्रोडक्ट की जो सेल है तब तक बनी रहती है जब तक कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता। और बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन क्या होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटने लगता है और जो कॉस्ट होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल वो बढ़ने लगती है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस थ्रू द डायग्राम। दोस्तों डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सैचुरेशन स्टेज में भी आपकी जो इम्प्लीकेशंस होती है मार्केट की वो मोस्टली सिमिलर होती हैं मैच्योरिटी स्टेज जैसी। लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन है, पीक सेल्स होगी, लेकिन खासियत इतना होगा कि जो सेल होगी वो आपकी अब डिक्रीज होने लगेगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट जो कॉस्ट होगी पर कस्टमर वो कम से कम हो जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन अभी भी आपका हाई होगा लेकिन बिकॉज ऑफ कंपटीशन वो भी घटने लगेगा। मार्केट आपका और बड़ा होने लगेगा और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सैचुरेशन पॉइंट में। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऑलराइट, स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। तो अब जानते हैं स्टेज नंबर 5 और फेज नंबर 5 ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, which is the decline stage. So this is the final stage of the product life cycle. In this stage, sales volumes decrease and many such products are removed or their usage is discontinued. The economies of other countries that have developed similar and better products than the original one export their products to the original exporter's home market. This has a negative impact on the sales and price structure of the original product. The original exporter can play a safe game by selling the remaining products at the discontinued item's price, and this stage marks the end of a product life. So दोस्तों बात करें डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट अब क्या हो चुका होता है, मार्केट से फिनिश हो चुका होता है। जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि एक बेटर प्रोडक्ट को और अपग्रेडेड प्रोडक्ट को ला चुके होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट की जगह पर अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, इवन आपके मार्केट में भी। और इसका क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्ट की सेल्स पर। और आपका जो प्रोडक्ट होता है, तो सेफ गेम खेलने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि आपका जो बचा खुचा प्रोडक्ट होता है, बचा खुचा स्टॉक होता है, उसको आप क्या करें, अपने डिसकंटिन्यूड प्राइस पर बेच दें, या फिर मिनिमम जो भी प्राइस आपको मिल रहा है उसका उस पर बेच कर आप क्या करें, अपना एटलीस्ट जो लॉस है वो बचा सके। एंड as I said, it is the last stage. So यहाँ पर इस स्टेज के बाद जैसे ही आप अपना फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल स्टॉक बेच देंगे, वहाँ पर ही आपके प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और डिक्लाइन स्टेज ख़त्म हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने डायग्राम पर। और डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब जानेंगे डिक्लाइन स्टेज में क्या मार्केट इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपकी जो सेल्स होती है वो गिरने लगती है। तो फॉलिंग सेल्स इज़ द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। सेकेंड, जो आपकी कॉस्ट पर कस्टमर होती है वो लो होती है। प्रॉफिट जो होते हैं वो आपके गिरने लगते हैं और आपके बिल्कुल ना के बराबर, अगेन नॉमिनल हो जाते हैं, तो प्रॉफिट्स फॉल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपका जो कस्टमर बेस है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है वो भी घटने लगते हैं, क्योंकि नाउ आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट इवॉल्व कर लिया जाता है जिसके कॉम्पिटिटर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इम्प्लीकेशंस है, सेल्स का गिरना, तो फॉल इन सेल्स। Second is the low cost per customer. Next one is the fall in profits, and contraction in the customer base is the next point, and the last one is the fall in the number of competitors. So I hope ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी एग्ज़ाम्स में आपका स्कोर कर पाए अच्छे मार्क्स। So thank you for watching and perform best in your exams. Bye bye.